हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड रिलेशन। जैसा कि हम जानते हैं रिलेशन बहुत ही बेसिक टॉपिक है। रिलेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि अगर कोई हमारे पास स्टेटमेंट लिखा है तो कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव होगा। तो रिलेशन टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो जब तक आप कोर कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप कभी भी एक्चुअल रिलेशन क्या होता है आप समझ नहीं पाएंगे। तो रिलेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैं उनको डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद हम रिलेशन पे आते हैं। रिलेशन निकालते कैसे हैं, गिवन रिलेशन कौन सा रिलेशन है, ये सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑर्डर्ड पेयर की। सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑर्डर्ड पेयर की। ठीक, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर को हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। बात समझ आई नहीं आई? अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर, अभी अगर बात करें ऑर्डर्ड पेयर की, तो ऑर्डर्ड पेयर में एक वर्ड आ रहा है पेयर। क्या आ रहा है? एक वर्ड आ रहा है पेयर। पेयर की अगर हम बात करें तो पेयर को हिंदी में बोलते हैं युग्म, जोड़ा। क्या बोलते हैं? युग्म बोलते हैं, या इसका मतलब होता है जोड़ा। करेक्ट। तो पेयर की अगर हम बात करें तो पेयर का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ टू थिंग्स ऑफ सिमिलर काइंड। कहने का मतलब है अगर पेयर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें मेरे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं, पेयर का मतलब ये नहीं होता 3 4 5। पेयर का मतलब कितना होता है? दो चीज़ें होनी चाहिए, वो भी सिमिलर काइंड की। जैसे दो एलिमेंट हो सकते हैं, दो पेन हो सकते हैं, दो पेंसिल हो सकती हैं, दो बॉल हो सकते हैं। बात समझ आई नहीं है? दो मोबाइल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब पेयर का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टू थिंग्स ऑफ सिमिलर काइंड, ऑफ सिमिलर काइंड। इतनी बात समझ आई नहीं आई? तो पेयर ये हो गया। और एक बात समझिएगा, पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि मान लो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास पेयर में, तो कौन सी किधर है ये मैटर नहीं करता। पेयर में क्या होता है ये भी समझ सकते हैं। इन पेयर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्रम जो होता है मैटर नहीं करता। जैसे मान लो सपोज करो मैंने किन्हीं भी दो नंबर का बेसिकली क्या कर लिया, ले लिया। मान लो मैंने पेयर ले लिया, मैंने कहा एक नंबर ए है और दूसरा नंबर क्या है? बी है। तो आप ए को इधर लिखो, चाहे बी को इधर लिखो, चाहे आप बी को इधर लिखो, ए को इधर लिखो, कोई मतलब नहीं है। ये हमारे पास क्या है? ये एक पेयर है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ए किधर, ए और बी किधर भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम ऑर्डर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। बात समझ आई नहीं है? चाहे ए लेफ्ट में रहे चाहे बी लेफ्ट में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पेयर में ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर की बात आ रही है। यहाँ पे किसकी बात आ रही है? ऑर्डर्ड पेयर की। तो ऑर्डर्ड नाम से पता चल रहा है कि जब भी किसी पेयर पे हम एक सर्टेन ऑर्डर लगा देते हैं तो उस पेयर को हम क्या बोलने लगते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलने लगते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? यहाँ पे बात करेंगे कि जब भी किसी पेयर पे हम क्या लगाते हैं? ऑर्डर लगा देते हैं, तो उस पेयर को क्या बोलने लगते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। जब भी किसी युग्म पे हम क्रम लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं क्रमित युग्म। ठीक, तो यहां बात करेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर की। किसकी बात करेंगे? ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन क्या होती समझेंगे। ठीक, एनी पेयर, ठीक है, एनी पेयर टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। इतनी बात समझ आई नहीं आई? अब देखिए जब भी किसी हम युग्म को क्रम के साथ ले लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म बोलते हैं। बात समझ आई नहीं आई? अब देखिए इसका नोटेशन क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का नोटेशन क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का नोटेशन ये होता है, ऐसे लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं और यहाँ पे कॉमा लगाते हैं।
यहाँ पे क्या लिखे जाते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, एक एलिमेंट इधर लिखा जाएगा, एक एलिमेंट इधर लिखा जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? इसको इधर लिखता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। ये तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, या इनको क्या बोलते हैं, एंट्रीज, ठीक, या इनको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। बात समझ आई नहीं है? करेक्ट, ये समझिएगा बात को। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं, अवयव। अब ध्यान समझिए, अगर मैं आपसे कहता हूं, एक नोट डाल के लिख लीजिए कि क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट को आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। अगर ए लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, बी अगर राइट में है तो राइट में ही रहेगा। बात समझ आई नहीं आई? तो जैसे मान लो हमारे पास क्या लिखा है, एक ऑर्डर्ड पेयर ये लिखा है ए कॉमा बी, तो आप इसको बी कॉमा ए नहीं लिख सकते। ए कॉमा ए कभी भी बी कॉमा ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए किस में लिखा है, लेफ्ट में लिखा है, इसमें एक इधर लिखा है, राइट में लिखा है, क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका एक स्पेसिफिक मीन है, इसका एक अपना एक अर्थ है। ये जो लिखा है इसका एक अलग अपना मीन है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, देखिए बी राइट में आ रहा है, इसमें बी लेफ्ट में आ रहा है, तो ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं, बराबर ही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम कोई, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए और मैं आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो ये बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर है। पूरे रिलेशन में जब भी कोई रिलेशन दिया होगा तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया होगा। बात समझ आई नहीं आई? और हमें समझना होगा, क्योंकि रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो बेसिकली क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर जानिए, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर होते हैं तो क्या होता है, तो सारी चीजें आप जानिए। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, इसे मैं इरेज करता हूं, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं चीज़ों को कंसर्न करूंगा। अब देखिए, अब अगर मैं बात करता हूं, सपोज करिए मैंने एक एलिमेंट लिया, ऐसे करके लिखा मैंने 2,3, एक ऑर्डर्ड पेयर लिया मैंने। आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका क्या रोल होता है, ये एक एक्स कोऑर्डिनेट है, ये 2, ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है। तो मैंने क्या किया, इसे ड्रॉ किया कार्टेशियन प्लेन पे। मैंने क्या किया, इसको प्लेन पे ड्रॉ किया, x2 लिया मैंने, इधर मैं ले रहा हूँ ऐसे करके 1 2 3 4, इधर मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4। तो देखो ये 2 है, x कोऑर्डिनेट 2 है, y कितना है, 3 है, 1 2 3। तो यहां पे मिला हमारे पास, ये पॉइंट क्या मिला, ये पॉइंट मिल गया 2,3। अब हम क्या करते हैं, 3,2 को निकालते हैं। किसको निकालते हैं, 3,2। 3,2 का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। एक्स पे हम 3 चलेंगे, 3 आ गए, वाई पे कितना चलेंगे, 2 चलेंगे, तो ये 3 आ गए, 1 2, तो ये हमारे पास यहाँ आ गए। ये पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट हमारे पास आ गया 3,2। तो इसका मतलब देख रहे हैं कि एलिमेंट बदलने से हमने क्या की, एलिमेंट की पोजीशन बदल दी, तो देखो पॉइंट भी बदल गया। पॉइंट क्या हो गया, बदल गया। अगर वो ऑर्डर्ड पेयर लिखा है उसमें अपनी मर्जी से आपने चेंज कर दिया, तो इसका मतलब उस ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग बदल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर्ड पेयर में आप एलिमेंट को अपनी मर्जी से इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर ये एक ऑर्डर्ड पेयर है तो ये कभी भी ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर नहीं हो सकता। आप देखिए मैंने प्लॉट किया, दोनों अलग अलग पॉइंट आए नहीं है, तो इसलिए क्या है, दोनों बराबर नहीं है। बात समझे नहीं समझे आप? अब देखिए थोड़ा सा आगे देखिए, दो ऑर्डर्ड पेयर मान लीजिए अगर बराबर हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास लिखे हैं और वो बराबर हैं, तो क्या कंडीशंस होंगी, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। तो देखिए इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं दो क्रमित युग्मों की समानता, दो क्रमित युग्मों की समानता, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि जैसे मान लो हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं और वो बराबर हैं, तो किन सिचुएशन में दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का बनाया जा सकता है। इसमें हम फंक्शन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को बहुत बढ़ाया जा सकता है। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप स्टक हो जाओगे, आप रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो देखिए हमने क्या किया, दो ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, टू ऑर्डर्ड पेयर्स
आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर्स, कौन कौन से, मैंने एक ले लिया ए कॉमा बी एंड दूसरा क्या ले लिया मैंने सी कॉमा डी। मैं कह रहा हूं आर इक्वल, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं, बराबर हैं। इफ एंड ओनली इफ, कब, ये जो साइन होता है आई डबल एफ, आई डबल एफ, आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ये बात याद रखिएगा, ठीक। और इसका नोटेशन क्या बनता है, ये बनता है नोटेशन, ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब लेफ्ट से राइट जा सकते हो, राइट से लेफ्ट आ सकते हो, ये बात याद रखिएगा। तो दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं कब, यदि और केवल यदि, इसको हिंदी में बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। पहली चीज, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर होना चाहिए, मतलब ए किसके बराबर हो, सी के बराबर। देखिए इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, ए है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सी है, तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर होना चाहिए और सेकंड कंपोनेंट किसके बराबर हो, सेकंड के बराबर। अगर ऐसा होता है तो दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं। बात समझ आई नहीं आई? अब देखिए इसी पे बेस्ड मैं क्या करता हूँ, कुछ सर्टेन क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैं इसे इरेज करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास, मैंने आपसे कहा दो ऑर्डर्ड पेयर हैं और वो दोनों बराबर हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने आपसे कहा एक ऑर्डर्ड पेयर है वो बराबर है। जैसे मान लो इधर मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, कॉमा y प्लस 3, कुछ भी ले लिया ऐसे करके, माइनस 6, और इसको मैंने ले लिया मान लो 12 ले लेते हैं, ठीक। ये मैंने कहा ये ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं, बराबर हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं, बराबर हैं, तो x और y की वैल्यू बता दो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई दम नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, इसमें क्या लिखा हमारे पास, देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर अगर इसके बराबर है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, तो पहला कंपोनेंट पहले के बराबर, दूसरा कंपोनेंट दूसरे के बराबर। पहला कंपोनेंट क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 5, क्या है इसमें, पहला कंपोनेंट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसमें पहला कंपोनेंट क्या है, ये किसके बराबर होगा, माइनस 6 के। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 और 3, तो एक्स की वैल्यू 2 और 3 आ गई। फिर हमने क्या किया, सेकंड कंपोनेंट क्या, y प्लस 3 है, इधर किसके बराबर है, 12 के बराबर है, तो y किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तो y की वैल्यू 9 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 3 आ गई। बात समझे नहीं समझे आप? तो हमारे पास क्या है, हमने निकाल लिया वैल्यू। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं आपको। जैसे मान लो कभी कभी एग्जामिनर क्या कर सकता है, फंक्शन को इसमें इन्वॉल्व कर सकता है। जैसे मान लो उसने क्या किया, एक क्वेश्चन लिखा ऐसे करके दे दिया, यहाँ लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 2 और इधर लिख दिया 3 लिख दिया और इधर लिख दिया y कर दिया, ठीक है। y ना लो, कुछ और ले लो आप ये ले लो, लाइक इधर 1/2 कर लो, यहाँ क्या कर लो आप 1/2 कर लो और इधर क्या लिख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये। तो देखो ये क्वेश्चन ले लिया और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का बन गया, y कर दो, इसको आप क्या कर दो, y कर दो, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन गया। इसमें क्या कर दिया उसने, फंक्शन को इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी क्या लगी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड पेयर की लगी कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं तो पहला कंपोनेंट पहले के बराबर, दूसरा कंपोनेंट दूसरे के बराबर। बताइए कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब देखिए हम बात करते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं बेसिकली, अगर दो सेट हमारे पास तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। अगर कोई दो सेट हमारे पास हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि रिलेशन को हम क्या लिखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, ठीक। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए आगे देखिए, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए क्या, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो आप अप्रोच जनरेट कर सकते हो। हर एक चीज़ आप समझिए, हर एक चीज़ पढ़िए। अभी इस पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे आपको, ठीक। अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं, ठीक, तो ये ध्यान से समझिएगा। इसको मैं हिंदी में इसलिए लिख देता हूं, कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है तो थोड़ा सा उसको दिक्कत ना हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स,
ऑफ टू सेट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। इंग्लिश वाले बच्चे जो है हिंदी में नहीं लिखेंगे, ठीक है। दो सेट अगर हमारे पास हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, समझिए बात को। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या दो सेट हमने कंसीडर किए, ए कॉमा बी, ये दो सेट हमारे पास, टू सेट्स हैं, टू सेट्स हैं, ध्यान समझिएगा। दो सेट कुछ भी हो सकते हैं, नेचुरल रियल हो सकता है, रियल नेचुरल हो सकता है, और नेचुरल इंटीजर हो सकता है, इंटीजर रेशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए और बी मैंने क्या लिए, आर्बिट्रेरी सेट ले लिए, कुछ भी हो सकते हैं, करेक्ट ना। अब देखिए ध्यान से, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं हम, ए क्रॉस बी, ठीक है। या आप किससे फाइंड कर सकते हो, ए क्रॉस बी, या आप इसको क्या निकाल सकते हो, बी क्रॉस ए। बात समझ आई नहीं है, आपसे कैलकुलेट करने के लिए या तो ए क्रॉस बी बोलेगा या बी क्रॉस ए बोलेगा, या दोनों बोलेगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। बात समझ आई नहीं आई? अब ध्यान से देखिएगा, सेट ए और सेट बी की अगर हम बात करें तो देखिए, ए क्रॉस बी का एक अपना स्पेसिफिक मीनिंग होता है, बी क्रॉस ए का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होता है कि नहीं होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, कॉमन प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कार्डिनलिटी क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये आपको पहले आपको ये सीखना है कि ए और बी दो सेट हैं, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी से या बी क्रॉस ए से। ध्यान समझिएगा, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, करेक्ट। अब निकालते कैसे, समझिए कैसे निकालना होता है। अब देखिए, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे ऑर्डर पे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर, इसीलिए आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ए में एलिमेंट ले लिए मैंने 1,2 और बी में मैंने एलिमेंट ले लिए 3,4 ले लिया मैंने, और मैंने आपसे कहा कैलकुलेट करो ए क्रॉस बी। ध्यान से समझिएगा, मैंने ए में एलिमेंट ले लिए कुछ, बी में कुछ एलिमेंट ले लिए, दोनों की कार्डिनलिटी यहाँ पे बराबर है। ए में 2 एलिमेंट है, बी में भी 2 एलिमेंट है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 हो सकते हैं, ए में 1 एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमने ए क्रॉस बी कैलकुलेट किया। तो देखिए, जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो सबसे पहले आप ये तय करेंगे कि ए क्रॉस बी आप निकाल रहे हैं कि बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं। आपको ये तय करना पड़ेगा पहला एलिमेंट, पहला सेट कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए पहला सेट कौन सा बताइए, पहला सेट यहाँ पे है ए, ये फर्स्ट सेट है, और ये कौन सा सेट है, ये सेकंड सेट है। इतनी बात समझ आई नहीं है? फर्स्ट सेट ए है, सेकंड सेट क्या है, बी है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ए क्रॉस बी हम फाइंड कर रहे हैं, ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, पहला एलिमेंट कहां से आएगा, पहले सेट से आएगा। जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा कहां से आएगा, पहले सेट से आएगा, फर्स्ट सेट से आएगा। तो इसमें फर्स्ट सेट क्या है, ए है। तो इसका मतलब पहला एलिमेंट कहां से आप उठाएंगे, ए से उठाएंगे। तो ए में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 1 है या 2 है। तो आप 1 को पहले ले सकते हो या 2 को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे नहीं समझे आप? तो 1 को आप ले सकते हो या 2 को ले सकते हो, ठीक। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, जैसे ए क्रॉस बी आप निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 सेट हमारे पास नहीं है, 2 सेट है। तो हम क्या करेंगे, ए का पहला एलिमेंट उठाएंगे, ठीक, और बी के जितने भी एलिमेंट होंगे सबके साथ क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखेंगे हम। तो ए का मैंने एक एलिमेंट उठाया, बी के एलिमेंट के साथ मैंने क्या करी, पेयरिंग कर दी, ऑर्डर्ड पेयर बना के लिख दिया 1,3। ध्यान से देखिएगा, ए का पहला एलिमेंट उठाया, क्यों उठाया मैंने ए का पहला एलिमेंट, क्योंकि ए फर्स्ट सेट है, पहला एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट से आता है। 1,3 कॉमा लिखा, 1,4, 1 के साथ पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ए के सारे एलिमेंट के साथ, पहले सेट के सभी एलिमेंट के साथ सेकंड सेट के सारे एलिमेंट के साथ पेयरिंग करनी है। तो 1,3, 1,4, फिर मैंने क्या किया, 2,3 और 2,4। क्या करना, ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखना है, पेयर बना के लिखना है। अब क्या करना, जितने भी एलिमेंट आ गए हमारे पास उनको क्या करिए आप, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। ध्यान समझिएगा, तो हमारे पास कितने एलिमेंट आए, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ गए, 1, 2, 3, 4। हमें 4 ऑर्डर्ड पेयर मिले। ए क्रॉस बी जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें 4 ऑर्डर्ड पेयर मिले, 1, 2, 3, 4 ऑर्डर्ड पेयर मिले। 4 ऑर्डर्ड पेयर मिलने का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट आए।
ध्यान समझिएगा, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए, 4 एलिमेंट आ गए। कोई दिक्कत किसी को? आप ऐसे काउंट नहीं करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नहीं काउंट करोगे। ये पूरा एक एलिमेंट है। एक ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, एक एलिमेंट। हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर मिले, 4 ऑर्डर्ड पेयर मिले। कितने मिले, 4 ऑर्डर्ड पेयर। 4 ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया, 4 एलिमेंट। एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान समझिएगा। अब देखिए हम बात करेंगे बी क्रॉस ए की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, बी क्रॉस ए की बात करेंगे। अब इस समय क्या हो गया, फर्स्ट सेट क्या हो गया बताइए, बी हो गया। तो पहला एलिमेंट कहां से आएगा बताइए, बी क्रॉस ए की जब हम बात करेंगे तो पहला एलिमेंट कहां से आएगा बताइए आप, पहला एलिमेंट आएगा बी से। अब हम क्या करेंगे, बी से पहला एलिमेंट उठाएंगे। बी से हमने 3 उठाया, फिर 3 को हमने क्या किया, 3 की पेयरिंग हमने जो है 1 और 2 के साथ कर दी, फिर 4 की पेयरिंग 1 और 2 के साथ कर दी, ऑर्डर पेयर बना के लिख दे। तो 3,1 देखिए 3,1, फिर 3,2, फिर उसके बाद 4,1 4,2। बताइए कोई दिक्कत इसमें? तो देखिए ये हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर मिले, 4 ऑर्डर पेयर मिले। 4 ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है, 4 एलिमेंट। तो बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आ गए, 4 एलिमेंट आ गए। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ गए, 4 एलिमेंट आ गए। तो यहां से एक बात तो तय हो गई कि ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो एलिमेंट की संख्या होती है ना वो सेम होती है। ए क्रॉस बी में अगर 4 एलिमेंट है तो बी क्रॉस ए में भी 4 एलिमेंट होंगे। दोनों की कार्डिनलिटी सेम होती है। और निकाला कैसे जाता है, देखिए अभी देखिए 2 एलिमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में सेट थ्योरी में बताया था कि कोई 2 भी सेट अगर लिखे हैं वो डिफरेंट कैसे हैं, अगर दोनों में क्या है, अलग अलग एलिमेंट है। तो देखिए इसमें 1,3 है, ए क्रॉस बी में 1,3 है। क्या बी क्रॉस ए में 1,3 है क्या, नहीं है। देखो ए क्रॉस बी में 1,3 है, बी क्रॉस ए में क्या है 3,1 है। बी क्रॉस ए में क्या है 3,1। तो 1,3 3,1 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है। भाई ये ऑर्डर्ड पेयर इसके बराबर कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें 3 राइट में लिखा है, इसमें 3 लेफ्ट में लिखा है। तो इसका मतलब 1,3 कभी भी 3,1 के बराबर, 1,3 इसमें है लेकिन 1,3 इसमें नहीं। इसका मतलब दोनों सेट क्या अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। अगर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर है तो अंडरस्टूड है बी को क्या होना पड़ेगा, ए होना पड़ेगा। ठीक है, सेम सेट होना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए आप, ये बराबर नहीं होता। अब देखिए लेकिन दोनों की कार्डिनलिटी बराबर है। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है 4। इस सेट में बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 4 है। तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या, एक बात कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या किसके बराबर होती है, बी क्रॉस ए के एलिमेंट की संख्या के बराबर होती है। आपको मैंने बताया था किसी भी सेट के बाहर अगर n लग जाता है तो n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या बी क्रॉस ए में एलिमेंट की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। वैसे मैं आपको बता दूं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होते हैं, ये बेसिकली एक सेट ही होते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो 2 सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, इनमें जो एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। अभी तक आपने सेट थ्योरी पढ़ी थी, सेट थ्योरी में देखा था जब भी हम कोई सेट कंसीडर करते थे उसमें जो एलिमेंट होते थे वो सिंगल सिंगल लिखे जाते थे। याद करिए, जैसे मान लो ये एक सेट लिखा, देखो ये भी एक सेट है, देखो इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं, सिंगल सिंगल एलिमेंट है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर की जब हमने बात की तो इसमें देखिए एलिमेंट किस टाइप के हैं, 1,3 एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। देखिए इसमें एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होते हैं। ये बात समझिए। अगर कभी भी आपको इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको कोई एलिमेंट कंसीडर करना है तो आप क्या मानोगे, एक्स कॉमा वाई नहीं मानोगे, क्या मानोगे, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई मानोगे। बात समझे नहीं समझे आप? अब देखिए थोड़ा सा मैं इसे इरेज करता हूं, ठीक है। इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं। किसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये हम देखते हैं। इन
सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक, सेट बिल्ड, सारे सभी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आपको आना चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म की हिंदी समुच्चय निर्माण विधि। तो देखो ए क्रॉस बी, आपको पता है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए में एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो एलिमेंट इसमें किस टाइप का आएगा? सिंगल एक्स आएगा क्या? सिंगल एक्स तो आएगा नहीं, तो एलिमेंट इसमें आएंगे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएंगे। तो हमने कोई एक ऑर्डर्ड पेयर मान लिया एक्स को वाई माना, सच दैट, ये बताइए आप ए क्रॉस बी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पहला एलिमेंट कहाँ से आता है? पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहाँ से आता है? पहले सेट से आता है। तो पहला सेट इसमें क्या है? ए। ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होता है वो कहाँ से आता है? पहले सेट से आता है। तो पहला सेट क्या है? ए हमारे पास। तो सच दैट ए कहाँ से बिलोंग करेगा? एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा? ए से बिलोंग करेगा, ठीक, कॉमा वाई कहाँ से बिलोंग करेगा? वाई बी से बिलोंग करेगा। बात समझ आई नहीं आई? अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करता हूँ तो बताइए, अगर मैं एक्स को वाई लेता हूँ तो बताइए एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा? एक्स ए से बिलोंग करेगा, वाई कहाँ से बिलोंग करेगा? बी से बिलोंग करेगा। बात समझ आई नहीं आई? कोई दिक्कत? एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप उस पर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपना डाउट उस पर पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है। वो टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये आया हमारे पास, कोई दिक्कत? ए क्रॉस बी ऐसे करके लिखा मैंने, क्योंकि देखो ए क्रॉस बी अगर ये लिखा है हमारे पास तो पहला एलिमेंट जो पहला एंट्री होगी वो कहाँ से आएगी? पहले सेट से आएगी। तो इसलिए एक्स कॉमा ए लिखा मैंने, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। बी क्रॉस ए लिखा अगर मैंने तो पहले एलिमेंट एंट्री कहाँ से आएगी? बी से आएगी। देखो पहली एंट्री आएगी बी से आएगी, बी से आएगी, और दूसरी एंट्री कहाँ से आएगी? ए से आएगी। बात समझ आई नहीं आई? करेक्ट। तो ये हो गया कुछ क्रॉस के बारे में। अभी क्रॉस की प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं, ठीक है, जो ए क्रॉस बी है इनकी प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं, प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करूंगा, ठीक। तो बेसिकली आज की क्लास को यहीं पे रोकता हूं मैं, इसके आगे डिस्कस करूंगा, ये बात याद रखिएगा, ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, इसके आगे डिस्कशन होगा, और सेट थ्योरी का जो प्रॉब्लम डिस्कशन बचा हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक चीज़ बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।